हेलो बच्चों। चलिए आज मैं इस क्लास शुरू करने से पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि जिस पानी से हम आग को बुझाते हैं उसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन होता है वो खुद आग पकड़ लेता है? क्या आप बता सकते हैं जब आप प्याज काटते हो तो बिना किसी दुख के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्या आप बता सकते हो कि दूध से कैसे दही बन जाता है? बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए साइंस का एक महत्वपूर्ण ब्रांच में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और जानेंगे कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री किस शब्द से बनी हुई है, फिर इसी तरह से हम आगे की क्लास को जारी रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री जो शब्द है ये शब्द आया कहां से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो केमिस्ट्री वर्ड जो है इसका हिंदी मतलब होता है रसायन। तो केमिस्ट्री शब्द जो है एक केमिया वर्ड से बना है। किससे बना है? केमिया वर्ड से बना है। और केमिया मिस्र की एक शब्द है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। तो चलो समझते हैं कि आखिर ये काली मिट्टी क्या है। तो बच्चों, लगभग 30 ईसा पूर्व से पहले जब मिस्र में लोग मरते थे तो वहां पे लोगों का जो शव होता था उसको काली मिट्टी से लपेटकर फिर इसको मम्मीज बना करके ताबूत में रखा जाता था। तो उस वक्त की देखिए, अभी जैसे जब हमारे परिवार या फैमिली में जब कोई किसी का डेथ हो जाता है तो उसको हम रखने के लिए क्या करते हैं? आइस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज से 30 ईसा पूर्व पहले आइस वगैरह तो आपको पता है कि ये सब जो चीजें होता है इसको प्राप्त करना इतनी आसान नहीं थी और इतनी सारी सुविधा नहीं थी जैसे आज हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, ताबूत वाले रेफ्रिजरेटर जिसमें हम सबको काफी लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन उसके वो लोग इतनी तरक्की नहीं किए हुए थे कि उसके पास ये चीजें हो, पर फिर भी उन लोगों ने केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का इस्तेमाल करने सीख चुका था, वो था काली मिट्टी। बच्चों, वो करते क्या थे कि काली मिट्टी को सबके ऊपर लपेट कर अच्छा से सबके ऊपर डाल करके उसको फिर बैंडेज टाइप का जो कपड़ा होता है उससे लपेट करके उसको ताबूत में डाल दिया जाता था। और कहीं ना कहीं वो इस चीज को भले ना समझ पा रहा हो लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ही अर्थ का आविष्कार कर चुका था। तो ये जो केमिस्ट्री शब्द जो है तो ये कहां से आया है? मिस्र के शब्द से आया और मिस्र का एक शब्द है केमिया जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। आगे हम इसका डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन से ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि रासायनिक विज्ञान का डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर हम रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ यानी मैटर, उसके संगठन यानी उसके कंपोनेंट्स, संरचना यानी स्ट्रक्चर तथा गुण यानी प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी हम केमिस्ट्री जो ब्रांच है इस ब्रांच में हम लोग पदार्थ का संगठन यानी कोई पदार्थ जो बना है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसके बाद हम देखेंगे कि उस पदार्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी पदार्थ किस किस हिसाब से कंपोनेंट को आपस में रिएक्ट करके बना है। फिर अंतिम में हम ये समझेंगे कि उस पदार्थ का प्रॉपर्टीज क्या है यानी गुण क्या है। जब इन सब सारी चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को ही हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान का जो पिता है जिसको हम लोग फादर बोलते हैं वो कौन है? लेवोजियर को माना जाता है। अब एक बात आता है कि लेवोजियर को ही इसका पिता क्यों माना जाता है? क्या इससे पहले केमिस्ट्री का इजाद नहीं हुआ था? तो बिल्कुल, केमिस्ट्री का लेवोजियर से पहले इजाद हो चुका था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वास्तव में केमिस्ट्री को किसी ने प्रयोग के लायक, मापन के लायक बनाया तो वो था लेवोजियर। लेवोजियर ने क्या किया कि केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअल बनाया। कोई किस केमिस्ट्री को सिर्फ मानने पर आधारित नहीं बल्कि प्रयोग के प्रमाण पर आधारित बनाया। इसीलिए हम लेवोजियर को केमिस्ट्री का क्या मानते हैं? फादर मानते हैं यानी पिता मानते हैं। ठीक है, अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। एक प्रश्न है कि हीरा जो डायमंड होता है और जो पेंसिल होता है जो कि ग्रेफाइट का बना होता है, जिस पेंसिल से हम लोग लिखते हैं, वो जो पेंसिल होता है ये दोनों ही बने होते हैं कार्बन से। ये दोनों ही एक केमिस्ट्री का एक जो एटम है, एक परमाणु है वो कार्बन, उससे दोनों बने होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो हीरा होता है वो सबसे चमकीला है और जो पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है वो अत्यधिक काला होता है। यानी हीरे सिर्फ चमकीला ही नहीं बल्कि हीरे का वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, वो लाखों रुपए के हिसाब से मार्केट में इसकी डिमांड है। लेकिन वही एक पेंसिल जो होता है वो केवल 10 रुपए में आता है या 2 रुपए 5 रुपए में आता है। तो आखिर ऐसा क्यों? अब इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अब हम आते हैं क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए समझते हैं कि क्या है आपका रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस में हम केमिकल रिएक्शन से हम क्या समझते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे अभिक्रिया, यानी एक वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। तो ये रिएक्शन का मतलब क्या है? अगर हम रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो हम आसानी से फिर समझ जाएंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि रिएक्शन क्या है। देखिए, रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी क्रिया के उत्तर में होने वाली जो प्रतिक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। यानी अगर आपने कोई एक्शन किया तो ऊपर उसका रिटर्न में जो हमें मिला वही आपका क्या है? रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी यही चीज होता है। केमिस्ट्री में भी हम देखेंगे कि इसको डिफिनेशन के तौर पे भी जानना जरूरी है, जिसको कि आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ आपस में जुटकर, यानी एक से अधिक पदार्थ, जब कोई छोटे छोटे पदार्थ एक से ज्यादा हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी जब ये सब पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना दे, या फिर कोई बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण कर दे। यानी जब कोई बड़ा पदार्थ टूटता है तो एक से अधिक छोटे पदार्थ बनाता है। तो चाहे छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा बना दे
या फिर एक बड़ा टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में क्या हो जाए, बिखर जाए। तो ये दोनों ही परिस्थिति में क्या करता है कि ऐसे जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। एक ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का, या फिर एक बड़े पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ मिलता है, तो आप देखिएगा हाइड्रोजन गैस भी एक क्या है, अकेले पदार्थ है, ऑक्सीजन गैस भी क्या है, एक अकेले पदार्थ है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलता है तो ये बनाता है क्या, जल। क्या बना देता है, जल। और जल क्या है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक पदार्थ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर क्या बना है, एक बड़े पदार्थ का निर्माण किया है। तो ये क्या हो गया, आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और आप अगर इससे नीचे के एग्जांपल और देखा गया है, जैसे हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी किससे मिलकर बना है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है कि मिलकर बना है। जैसे कि आप डिफिनेशन में देख सकते हैं कि एक से अधिक पदार्थ आपस में जुटकर, यानी मिलकर यानी जुटकर बना है। तो ये भी क्या हो गया, एक आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। और नीचे देखिएगा, जैसे पदार्थ आपके पास जल है, जब इस जल को आप गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यही जल क्या होगा, अलग अलग पदार्थों में, यानी फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण कर देगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया। यानी कुल मिलाकर बात हम ये कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जब पदार्थ टूट के नया बना दे या जूट के नया बना दे, चाहे टूट के नया बना दे या फिर जूट के नया बना दे, लेकिन पदार्थ नया बनना चाहिए। अगर पदार्थ का गुण में परिवर्तन नहीं हुआ, वो एक नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, तो हम उसको रासायनिक अभिक्रिया में नहीं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये बहुत ही एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया में बने पदार्थ का गुण में परिवर्तन हो जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी नए पदार्थ बनता है, उसका जो पहले वाले पदार्थ का जो गुण होता है उससे कंप्लीटली डिफरेंट होता है। एक एग्जांपल लेके हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप जब दूध से दही बनाते हैं, तो दूध का पहले खूबी क्या होता है कि दूध जो होता है वो साल्टी होता है, यानी नमकीन होता है। लेकिन जब उस दूध से दही बना दिया जाता है तो दही आप क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, वो एसिड बिहेवियर में चले जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दही का जो खूबी है वो क्या डिफरेंट है। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी नए पदार्थ बनते हैं उसका गुण ही बदल जाता है, यानी उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। एक पॉइंट देख रहे हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो दो पार्ट में बटे होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक या फिर प्रतिकारक। इंग्लिश में इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और दूसरा पार्ट आपका उत्पाद या फिर प्रतिफल। इंग्लिश में इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि अभिकारक क्या होता है, किस वाले पार्ट को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कहेंगे और किस वाले पार्ट को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद कहेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग कि अभिकारक का डिफिनेशन क्या होता है। तो कहता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे पूरे का पूरे क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में ये जो आपका एरो है, जो तीर का निशान को आप देख रहे हैं, तीर का निशान से पहले जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। क्योंकि यही पदार्थ क्या होते हैं, रिएक्शन में तो भाग ले रहे हैं ना। इस पदार्थ के बिना क्या रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपका अभिकारक कहलाते हैं। अब इसको ऐसे समझें कि जैसे आप जब दूध से दही बनाते हैं, तो दूध और जो लागन अलग से देते हो दही बनने के लिए, तो वो लागन और दूध आपका क्या है, अभिकारक है। क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो दोनों प्रोडक्ट हर हाल में चाहिए रिएक्शन के लिए, वो दोनों प्रोडक्ट के बिना रिएक्शन संभव नहीं है, इसीलिए वो दोनों क्या होंगे, अभिकारक होंगे। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों के बिना जल का बनना संभव नहीं है, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, रिएक्शन से पहले का चीज है। तो रिएक्शन का पहले का चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। उसके बाद आते हैं प्रतिफल, या फिर इसी को हम लोग उत्पाद भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अभिकारक के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। यानी जब रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बनेंगे। यानी इसको अगर हम देखें तो इस एरो के बाद ये जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान दिखा रहा है कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इस तीर के निशान के बाद इधर जितने भी प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी प्रोडक्ट होंगे सारे के सारे हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। यानी जितनी भी नई चीज बनेंगे उसमें क्या कहेंगे, प्रतिफल कहलाएंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि दूध और लागन जो होता है वो क्या होता है, अभिकारक है। लेकिन जब उससे दही बन जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रतिफल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है कि Cu कॉपर प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये दोनों चीज आपस में रिएक्ट करता है तो ये रिएक्ट करने जा रहा है, यानी अभिक्रिया करने जा रहा है, इसलिए क्या है, अभिकारक है। और इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, CuSO4 प्लस H2 बनता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका प्रतिफल होगा। तो चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं और आप उसमें बताएं कि क्या अभिकारक है, क्या फिर प्रतिफल है। जैसे C प्लस O2 ये बनाया CO2, तो आप बताइए इसमें से अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है, कमेंट में इसका आंसर जोड़ दीजिए। चलिए आगे टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते हैं। पहले तो डिफिनेशन ही देख लेते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए अभिक्रिया में भाग क्या ले रहा था आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अभिक्रिया में ये इस तीर का निशान से पहले ये सब क्या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है। ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये क्या है, आपका अभिकारक है।
एवं प्रतिफल। और जो अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अभिक्रिया के बाद जो चीज बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये क्या है? प्रतिफल है। इनको क्या करना है, चाहे इसका सूत्र यानी इसके जो फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, चाहे उसमें या फिर इसका संकेत जिसको हम लोग सिंबल बोलते हैं, ठीक है ना, चाहे उसमें सूत्र या सिंबल में अगर उसको हम लिख देंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल पे, पहले तो कुछ हम एलिमेंट्स लिए, कुछ मेटल्स लिए हैं जिससे हम एक रिएक्शन करवाएं कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन ये आपका असल में केमिकल अभी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन केमिकल इक्वेशन नहीं है, यानी रासायनिक अभिक्रिया जरूर है लेकिन रासायनिक समीकरण ये नहीं है। लेकिन हम नीचे देखते हैं कि अगर कार्बन की जगह इसका जो कार्बन का जो आपका सिंबल होता है वो सी होता है, ऑक्सीजन गैस का सिंबल O2 होता है। अगर आप सिर्फ O देंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? आपको एटम हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ ऑक्सीजन गैस चाहिए तो इसलिए O2 सिंबल दिए हैं। और यहाँ पे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कि सिंबल इसका होता है CO2, यानी फॉर्मूला जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। तो जब हम इसी चीज को यानी इस अभिक्रिया को अगर हम इसके फॉर्म यानी सूत्र में अगर हम लिख देंगे तो यही सूत्र क्या कहलाएगा? इसका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो चलिए आपको मैं एक होमवर्क आप लिख लीजिए और उसका रासायनिक समीकरण बना के दिखाइए कि जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो आप इसका केमिकल जो इक्वेशन है यानी रासायनिक समीकरण जो है उसको लिख के दिखाएं, कमेंट में जरूर लिखें इसका रासायनिक समीकरण। ठीक है, आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं और आगे का जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण का संतुलन। देखिए बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार देखा गया कि बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा गया है। इसको क्वेश्चन टाइप में पूछेगा कि रासायनिक समीकरण के संतुलन से आप क्या समझते हैं या रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इस दोनों का आंसर हम लोग यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं और इसको हूबहू आंसर भी में उतार सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या होता है, यानी बैलेंस्ड ऑफ केमिकल इक्वेशन। कहता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी चीज भाग लेते हैं, चाहे वो अभिकारक हो या फिर प्रतिफल हो, उसमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर हो, यानी अभिकारक के साइड में और प्रतिफल के साइड में। जब दोनों ओर बराबर करने के लिए उसके आगे चाहे हम 1, 2 या 3 लिख देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण का संतुलन बोलते हैं, बैलेंस। चलिए इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर क्या बनाता है? HCl बना रहा है। अब ये साइड आपका क्या है? अभिकारक साइड है और ये साइड क्या है? आपका प्रतिफल साइड है। जैसे इस साइड में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है आपके पास? 2 है, लेकिन इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। इस साइड में क्लोरीन कितना है? 2 है, लेकिन इस साइड में क्लोरीन कितना है? 1 है। अब मुझे क्या करना है कि ये दोनों साइड को बराबर करना है। अगर हम दोनों साइड को बराबर कर देंगे तो मेरा रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। लेकिन क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो क्या हम 2 को यहाँ पे लगा देंगे? क्या क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन को 2 यहाँ पे लगा देंगे? तो इसका आंसर है नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये संतुलित नहीं होगा, बल्कि ये पदार्थ ही बदल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे साफ साफ ही लिखा गया है कि परमाणु के आगे, किसके आगे? परमाणु के आगे। अब ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु, तो इसके आगे अगर हम लगा देते हैं तो अब ये देखिए कि ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी हो गया और ये 2 क्लोरीन के लिए भी हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास 2 हाइड्रोजन हो गया, तो इस साइड भी 2 हाइड्रोजन है, फिर प्रतिफल में 2 क्लोरीन है, तो अभिकारक में भी 2 क्लोरीन है। तो अब ये कंप्लीटली ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं और संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद H2 यानी जल, ये दोनों को मिला देंगे तो अपना बन जाएगा ग्लूकोज यानी C6H12O6। इसके साथ ही साथ क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन भी बाहर होगा। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। देखिए क्या पहले हम ये देखेंगे बैलेंस है, इधर देखिए कार्बन 1 है लेकिन कार्बन 6 हो गया, तो ऐसे ही पता चला ये अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है लेकिन हाइड्रोजन 12 यानी 12 हाइड्रोजन का यूज हुआ इस साइड। सबसे पहले इसको हम बैलेंस करते हैं। तो देखिए इस साइड कार्बन 6 है तो इधर तो कोई कार्बन है नहीं, डायरेक्ट कार्बन यहाँ पे है, तो हम परमाणु आगे यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे लिखेंगे 6। अब जैसे 6 लिख दिए तो कार्बन तो 6 हो गया, कार्बन 6 चाहिए तो 6 हो गया, लेकिन अभी और पहले हम हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं फिर आगे देखेंगे। हाइड्रोजन कितना आपके पास? 12 इधर है, इस साइड में कितना है? 2 ही हाइड्रोजन। क्या कहीं और हाइड्रोजन परमाणु है? नहीं है, तो आप यहाँ पे 6 लगा दीजिए ताकि ये 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो देखिए इस साइड में हाइड्रोजन 12 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 12, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को लिया। लेकिन यहाँ पे जो हम 6 का इस्तेमाल किए हैं इसके वजह से क्या हुआ? ऑक्सीजन बढ़ गया है। तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे? 6 दूना 12 ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास, ठीक है, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास। अगर इन दोनों से अगर हम मिला के देखेंगे तो अपने पास 18 ऑक्सीजन होनी चाहिए। क्या इस साइड में 18 ऑक्सीजन है? तो देखिए 6 ऑक्सीजन तो अपना दिखाई दे रहा है भाई, 6 ऑक्सीजन है और हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए और 12 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, अगर इसके आगे हम 6 लगा दे तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 6 यहाँ पे है तो 12 से कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसका मतलब अब कंप्लीटली ये समीकरण हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कंप्लीट हो गया, यानी ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। इसी टाइप से आप और भी समीकरण को संतुलित कीजिए जिससे आपका ज्ञान और भी बढ़ेगा। चलिए हम आगे चलते हैं टॉपिक्स। एक टॉपिक्स है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण या फिर अभिलक्षण, यानी हम ऐसा क्या क्या चीज देखेंगे किसी चीज में जिसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा। इसके लिए आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। इस 5 पॉइंट के आधार पर हम बोल सकते हैं कि किसी जगह रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है गैस का निकलना, यानी आप कुछ कार्य कर रहे हो और उस कार्य में कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो तो वहां से आपका गैस का फॉर्मेशन, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि उस जगह पे क्या हो गया? आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। मिसाल के तौर पे जैसे आप जब खाना बनाते हो, ठीक है,
खासकर जब आप सब्जी बनाते हैं कुकर में, तो आप देखना कि कुकर में बहुत सारे क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सब्जी का बनना वहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसी वजह से तो वहाँ से क्या निकला, गैस निकला। और जब भी गैस का निकलना होगा तो उसके लिए हम लोग इस तीर का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये जो तीर है इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि गैस का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। दूसरा चीज है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनने का मतलब ये हो गया कि हम कोई दो गैसीय पदार्थ को मिलाए, लेकिन उससे क्या हो गया, कोई लिक्विड फॉर्म में लिक्विड चीज बन गया, या तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप का बनना बोलते हैं। ठीक है ना। और इसमें हम लोग ये वाला एरो का इस्तेमाल करेंगे, यानी नीचे की ओर वाला एरो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है रंग में परिवर्तन, यानी कुछ चीजें जैसे आप फल देखे होंगे, जब फल पक जाता है तो फल जो कलर होता है वो पीला कलर का हो जाता है, यानी उसका जो पहला कलर उससे वो चेंज हो जाता है। तो इसी टाइप से अगर रंग में परिवर्तन हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दूसरा ताप में परिवर्तन, इन टेम्परेचर में बदलाव। ठीक है। अगर किसी पदार्थ में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर का चेंजेस हो गया, जो पहले टेम्परेचर था अभी उसका टेम्परेचर कुछ और हो गया,